सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डाइजेशन के दौरान फैट किस चीज में ब्रोकन होता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, आवर ऑप्शंस आर अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड मिसल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक है, आइए अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली हम लोग खाने में कुछ भी खाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा, काफी ये कंसेप्चुअल बात है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए। हम लोग अगर खाने में कुछ भी खाएं, डाइट में हम लोग कुछ भी लें, तो न्यूट्रिएंट के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या ले सकते हैं बच्चों हम लोग, या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या लेते हैं, फैट। और क्या लेते हैं, प्रोटीन। और क्या लेते हैं, बोलिए, विटामिन्स। और क्या लेते हैं, मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही 5 न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग अपने डाइट में लेते हैं। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर यूजुअली एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी एज सच, इनमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो फैट जब डाइजेस्ट होता है बच्चों, फैट जब डाइजेस्ट होता है तो ये किस चीज में टूट जाता है, ये टूट जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किस चीज में टूटता है ये, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर है क्या, कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट होगा तो किस चीज में टूटेगा, ग्लूकोज में। क्लियर है। अब आइए हम लोग इसको कंसेप्चुअली भी देख लेते हैं, और ये जो 4 ऑप्शन है उनका क्या मतलब है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड। एक्चुअली ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टाइड्स एंड देन पेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो अगर यहाँ पे फैट के जगह क्या लिखा रहता है बच्चों, प्रोटीन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, अमीनो एसिड्स। क्लियर है। अब आइए ग्लूकोज। ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये स्मॉलर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। यानी अगर इसी क्वेश्चन में प्रोटीन के जगह, फैट के जगह कार्बोहाइड्रेट होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ग्लूकोज। और फैट रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज, protein is broken down into simplest form that is amino acids, and fatty acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol। अभी भी हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन बच जाता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि मिसल्स क्या होता है। एक्चुअली बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ फैट they are converted into micelles by the process of emulsification। आप लोगों ने सुना होगा ना, emulsified fat। Emulsified fats are nothing but the small droplet like globules of fats which is with the help of bile juice which is secreted from the liver and stored in the gallbladder। ओके, तो फैट का जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन जो भी हमारा एंजाइम्स है उनके यूज से एज सच हो जाता है डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, लेकिन फैट के डाइजेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना होता है, फैट को इमल्सिफाइड होना होता है। और इमल्सिफाइड होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ बनता है बच्चों, ये बाइल जूस बनता है लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ओके, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन ईस्ट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, क्रैम्पिंग, पास्चुराइजेशन, ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन।
इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अब आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। वैसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो, वैसा रेस्पिरेशन जिसके लिए एयर की आवश्यकता नहीं हो। एक्चुअली आइए ये जो टर्म है इसके पीछे का हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो एन एरोबिक टर्म है, एन एरोबिक, ये बना है दो वर्ड से, एन प्लस एरो, एन प्लस एरो। और एरो का मतलब क्या होता है बच्चों, एरो का मतलब होता है हवा, एयर। हम लोग बोलते हैं ना एरोप्लेन या एयरप्लेन, एरोडायनेमिक। तो जहां पे हवा नहीं हो, एन मीन्स नॉट, वैसे कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एन एरोबिक कंडीशन। मीन्स सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। और ईस्ट में इस एन एरोबिक रेस्पिरेशन को एक स्पेशल नेम दिया गया है, क्या, फर्मेंटेशन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कैन लीड टू, कह रहा है कि मसल्स में अगर लैक्टिक एसिड बन जाए, फॉर्म हो जाए, तो ये क्या लीड करेगा, क्लैंप लीड करेगा, फैटिक लीड करेगा, मसल वेस्टिंग लीड करेगा या मसल पेन लीड करेगा। तो ये इससे क्या होता है, क्रैम्प्स होता है। अब आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। आप लोग कभी दौड़ते होंगे तो दौड़ने के बाद क्या फील होता होगा कि जैसे पैर की मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वहां पे कुछ जमा सा हो गया है, वो अब हार्ड हो गई हैं, वो पहले की तरह अब उनमें मोशन नहीं हो रहा है, पहले वाला फ्लो उसमें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ वहां पे थक्का टाइप का जमा हो गया। डेट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन दैट पार्ट ऑफ मसल्स ड्यू टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब होगा क्या, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, यानी जो भी हमारे अंदर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा होगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहां पे अवेलेबल करवाया जा सके। उस केस में अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा मसल्स के अंदर, और उस एन एरोबिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और वो लैक्टिक एसिड मसल में एक्युमुलेट होगा, जिससे कि फर्दर मसल में क्रैम्प हो सकता है। आया बात समझ में। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि कोई भी रेसर है या धावक है, दौड़ते समय क्या होता है, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, वो ज्यादा तेज तेज सांस लेने लगता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हाफना। क्यों, क्योंकि उस समय उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके पीछे का कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल्ड होता है, ये गार्ड सेल से। जो स्टोमेटा होते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग किससे कंट्रोल होता है, गार्ड सेल से। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज गार्ड सेल। कंट्रोल करना है ना, गार्ड का काम क्या होता है, कंट्रोल करना है ना, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया गार्ड सेल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ, ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ नरिशमेंट आर कॉल्ड। एक्चुअली सेल्फ नरिशमेंट को हम लोग बोलते ही हैं क्या बच्चों, सेल्फ नरिशमेंट को हम लोग बोलते ही हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ नरिशमेंट। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ नरिशमेंट। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ। क्योंकि देखिए ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। ट्रोफोस का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। ठीक है, आइए पैरासाइट क्या है, ये नहीं, ये भी क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे के डिपेंड करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो पैरासिटिक इज ए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ में क्या हो जाएगा, हेट्रो का मतलब ही होता है अदर और डिफरेंट। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, अदर्स या डिफरेंट। हेट्रो का मतलब यही होता है अदर से डिफरेंट। क्लियर है। और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोब्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ईस्ट।
तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि वहां पे कैसा रेस्पिरेशन हो रहा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोगों ने स्पेशल नेम भी दिया था फर्मेंटेशन। तो उस केस में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और एनर्जी तो होना ही है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मूल उद्देश्य ही होता है एनर्जी को फॉर्म करना, एनर्जी को मैन्युफैक्चर करना। क्लियर है ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO2 C2H5OH एंड एनर्जी। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5OH इज इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या होता है, इसका आयुपैक नेम हो जाता है इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए OL लगा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, ब्रोंकियोल्स, एसोफेगस, फेरिंग्स, नोस्ट्रिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसोफेगस। ठीक है, क्योंकि एसोफेगस इज नथिंग बट फूड पाइप। एसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। तो इसके थ्रू अगर फूड जा रहा है तो फिर एयर कहां से जाएगा, और रेस्पिरेशन में अगर एयर नहीं जाएगा तो फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कैसे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसोफेगस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। फर्स्ट वन इज एस्टोमेटा, सेकेंड वन इज एस्टोमा, थर्ड वन इज गार्ड सेल एंड फोर्थ वन इज थाइलाकोइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्टोमेटा। Stomata is the structure which are present on the lips, helps in the exchange of gases. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। ये क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, एम्बिगुअस है, डाटा इनसिफिशिएंट? तो ये पूरी तरह से ट्रू है, ये सही है। अब यहाँ पे समझना है व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब हुआ ना कि डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिराइव होंगी वो इसी सोर्स ऑफ एनर्जी से डिराइव होंगी। दैट्स व्हाई इसे क्या बोला गया बच्चों, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे हम लोग एनर्जी कहां से लेते हैं, हम लोग एनर्जी कहां से लेते हैं, हम लोग एनर्जी के लिए क्या प्लांट पे डिपेंड है, ट्री पे डिपेंड है ना। यहां से हम लोगों को फूड मिलता है और उस फूड से हम लोग एनर्जी लेते हैं। क्लियर है? लेकिन फूड जो प्लांट और ट्री से हम लोग फूड ले रहे हैं और उससे हम लोग एनर्जी ये बना रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, लेकिन वो प्लांट और ट्री कहां से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला कि हम लोग जिन पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है वो किस पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, सन में। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गया ना। दैट्स व्हाई सोलर एनर्जी को क्या बोला गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, ट्रू है। क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन। ठीक है, जब भी बायोगैस का बात किया जाएगा ना तो उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, मीथेन होगा। मीथेन को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, क्या, मार्स गैस। मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्लियर है ना बच्चों? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला क्या है, ओएसोफेगस सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सही है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओएसोफेगस क्या है, विंड पाइप है, विंड पाइप है। ये किसी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करेगा, क्योंकि सेक्रेशन जब भी होगा तो किसी ग्लैंड से ही होगा। और ये सिंपली पाइप है, विंड पाइप नहीं है बच्चों। ये कौन सा पाइप है, फूड पाइप है। ओएसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। यहां से फूड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर है ना बच्चों? कहां से कहां तक होता है, बक्कल कैविटी से स्टोमक में। क्लियर है? आइए, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन हॉर्स, ह्यूमन टीथ आर थेकोडॉन, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। तो इसमें से फॉल्स कौन है, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा और बाकी सब सही है। अब ये देखिए, ह्यूमन टीथ आर थेकोडॉन्ट। थेकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डॉन्ट का मतलब ही होता है टीथ। कहीं भी अगर आपको डॉन्ट मिले ना तो आपको टीथ समझना है। ठीक है, जैसे डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, ये भी डॉन्ट से ही बना है। आ रहा है बात समझ में?
और दांत का जो स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटिशन। क्या बोलते हैं, डेंटिशन। ये भी डोंट से ही बना है। तो कहीं भी आपको डोंट या डेंट मिले तो उसको किससे कोरिलेट करना है, दांतों से, तित से कोरिलेट करना। अब थेको का मतलब क्या होता है, थेको का मतलब होता है सॉकेट। क्या होता है, सॉकेट। ठीक है, वैसा दांत का स्ट्रक्चर जो कि सॉकेट के अंदर धंसा हुआ, दैट इज कॉल्ड थेकोडोंट। अब हम लोग का जो दांत है ये कहाँ है, हम लोग का जो ये जबड़ा है, जौ है, इसी के अंदर तो धंसा हुआ है ना। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज थेकोडोंट. So we can say that such a structure of or arrangement of teeth in which teeth are arranged in within the socket known as thecodont. Clear है ना? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. Which statements are wrong here? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Peristaltic movement do not occur all along the esophagus. ये सही है, होता है. There are no platelets in blood. ये भी गलत है. ये तो गलत है ना. ब्लड के अंदर तो प्लेटलेट्स होता है ना. Rings of cartilage are not present in the trachea. ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता है. अब क्या है, ऑल ऑफ एबव. अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा. क्या कह रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डू नॉट अकर ऑल अलोंग द एसोफेगस. जबकि सही क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एसोफेगस में होता है. तो ये गलत हो गया. देयर आर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड. जबकि सही क्या है कि ब्लड में प्लेटलेट्स होता है. तो ये भी गलत हो गया. यहाँ रिंग ऑफ कार्टिलेज आर नॉट प्रेजेंट इन द ट्रैकिया. जबकि ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप. ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप एंड एसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ये हम लोगों ने कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ये सब तो हो गया है, वही रिपीटिशन हो रहा है. हाँ, ये नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास. एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर बिकॉज. ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. तो पहला ऑप्शन है दे यूज ऑक्सीजन dissolved in water for respiration. सही है. Water contains 0.7% of dissolved oxygen. ये भी सही है. Dissolved oxygen is taken inside their body by specially designed organs like gills and by general body surface in plants. सही है. तो एक ऑप्शन क्या है, ऑल आर करेक्ट. तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल आर करेक्ट, सब सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस बिकॉज. अब कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब ही होता है ना वैसा कोई प्रोसेस जिसमें कुछ टूटे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस या कैटाबोलिज्म. एनी प्रोसेस इन विच देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज कैटाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिज्म. ओके. अगर किसी तरह का कोई फॉर्मेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, एनाबोलिक, या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म. एंड कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म आर टुगेदर नोन एज मेटाबोलिज्म. So all the sum total of reaction occurring inside our body, either they are formative or destructive, collectively known as metabolism. Okay? तो आइए क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं. रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस बिकॉज breakdown of complex food molecules, conversion of light energy, synthesis of chemical energy, energy store. जैसा ही मैंने अभी बताया कैटाबोलिक में क्या होगा, टूटेगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा. तो पहले ऑप्शन में ही ना डिस्ट्रक्टिव है, ब्रेकडाउन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट. क्लियर है ना बच्चों. आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं. People suffering from high blood pressure should take which of the following precaution to avoid an excessive rise in their blood pressure. कहा है कि वैसे लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिनका बीपी ज्यादा है, ऐसा बीमारी है, तो उनको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका बीपी ना बढ़े. आइए ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन है स्लीप एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा सोना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है. अवॉइड स्टैंडिंग, खड़े रहना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भी कोई बात नहीं है. इंक्रीज देयर बॉडी वेट, बॉडी वेट नहीं बढ़ना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. लेकिन हम लोग फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या, अवॉइड इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड एक्साइटमेंट. हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है, डी हो जाएगा.
बोलते हैं ना, अरे उससे झगड़ा मत करो, वो बीपी का पेशेंट है, तुरंत वो हाइपर हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, बोलते हैं ना। तो यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस या एक्साइटमेंट अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एसोसिएटेड विथ हाई ब्लड प्रेशर? कैल्शियम आयन, आयरन आयन, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा सर कैसे आपने कुछ आंसर बता दिया सीधे सोडियम। अब बहुत सारा इसका तरीका है। हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम ज्यादा मिलेगा तो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो बीपी बढ़ा देगा। अब चलिए ये तो हायर क्लासेज की बातें हो गई। लोअर क्लासेज में अगर इसको समझना है तो कैसे हम समझेंगे, आपको कुछ नहीं समझना है, सीधे सीधे समझिए। जिनको बीपी होता है डॉक्टर क्या बोलता है, इसको ऐसे समझिए। जिसको डायबिटीज होता है डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको चीनी नहीं खाना है या चीनी कम खाना है। अगर स्टार्टिंग है अभी डायबिटीज का तो बोलता है चीनी कम कर दीजिए डाइट में, शुगर कम कर दीजिए डाइट में, मीठा चीज डाइट में कम कर दीजिए। ठीक उसी तरह अगर बीपी किसी को होता है तो वहां पे डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि आप नमक खाना कम कर दो या नमक खाना बंद कर दो। अब नमक होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं नमक का मतलब हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट का। किस चीज का बात कर रहे हैं, टेबल। और टेबल सॉल्ट है क्या, NaCl ही तो है। तो डॉक्टर तो बोल ही रहा है ना कि सोडियम आपको कम लेना है। इससे क्या मालूम चल गया कि सोडियम जो कैटायन है ये एसोसिएटेड है हाई ब्लड प्रेशर से। Cl तो कैटायन है ही नहीं, Cl तो एनायन है ना, क्योंकि NaCl को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किस चीज में रहता है, Na+ एंड Cl- में। तो कैटायन तो मेरा यही है ना। इस आधार पे भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ आवर कॉमन सेंस। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय प्लांट इज 2 to 10%, 10 to 20%, 60 to 80%, 100%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 10%। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद रखना होगा कि सनलाइट जो कैप्चर्ड होता है प्लांट में उनका 2 to 10% यूटिलाइज होता है किस चीज में, द परसेंटेज ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय प्लांट इज 2 to 10%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन डजंट टेक प्लेस इन। डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता है, ह्यूमन, मैमल, बर्ड, फिश। तो आइए इसको समझते हैं। वास्तव में डबल सर्कुलेशन है क्या। डबल सर्कुलेशन बोलता है ना कि जो हार्ट है उससे 2 बार ब्लड जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट ये आप लोग जान लीजिए। सेकंड ये जानिए कि डबल सर्कुलेशन इज द इवॉल्व्ड वे ऑफ सर्कुलेशन। मतलब जब इवोल्यूशन हुआ ना, तो ये इवोल्यूशन जब हुआ तो जो एनिमल्स ज्यादा इवॉल्व है, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इवॉल्व है, उनमें क्या देखने को मिलेगा, डबल सर्कुलेशन। आइए मैं इवोल्यूशन भी थोड़ा बता देता हूं। फार बीम, आपको इवोल्यूशन के लिए क्या याद रखना है, फार बीम। फार बीम यही याद रखना है, फार बीम। अब फार बीम क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं ना सबसे पहले कहां पे जो लाइफ की शुरुआत हुई, सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई, वाटर में। तो वाटर में जो भी होंगे तो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। और उसके बाद जब उनमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, वाटर से फिर वो टेरेस्ट्रियल पे आए। लेकिन बीच में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आए जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकते हैं, जिनको हम लोगों ने एम्फीबिया बोल दिया, उभयचर बोल दिया। ठीक है, उसके बाद वो पूरी तरह टेरेस्ट्रियल हो गए और उसके बाद और उनमें डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो कंप्लीट यहाँ वाटर वाला कौन सा है, फिश। उसके बाद क्या आया, एम्फीबिया आया ना। और एम्फीबिया के बाद और इवॉल्व करके क्या हो गया, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स फर्दर इवॉल्व किए तो क्या हो गए, बर्ड्स। और बर्ड्स फिर फर्दर इवॉल्व किए तो क्या हो गए, मैमल्स। यानी यहाँ सबसे निचला कड़ी में कौन सा है, फिश। उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद लेप्टाइल, उसके बाद बर्ड और उसके बाद मैमल। तो पूछ रहा है कि डबल सर्कुलेशन डजंट टेक प्लेस इन, डजंट टेक प्लेस इन। डबल सर्कुलेशन किस में नहीं पाया जाएगा, तो निश्चित रूप से डबल सर्कुलेशन जो सबसे नीचे होगा उसमें तो होगा ही नहीं, उसमें तो सिंगल सर्कुलेशन होगा ना। बाद में सिंगल सर्कुलेशन इवॉल्व करके क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। ह्यूमन, इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो डबल सर्कुलेशन होगा ही होगा, तो आंसर नहीं होगा। मैमल, ह्यूमन और मैमल डायरेक्टली तो सेम ही है। बर्ड्स एंड फिश, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिश। ठीक है ना, क्लियर है। इवोल्यूशन याद रखना है तो आप लोग को याद रखना होगा फार बीम। फार बीम, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों।